हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2000 का सॉल्यूशन। और यह है पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 71 से 80। क्वेश्चन नंबर 71 है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन आइडियल गैस इज एफ, देन द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक होगा। देखो, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट होती है गामा, जो कि CP/CV के इक्वल होती है। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में इसको हम 1/2 में एफ लिख सकते हैं। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। आपसे पूछा है कि रिलेशन क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी के, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और स्पेसिफिक हीट के बीच में। तो CV इक्वल टू होता है K/ईटा के। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर गैस ओबिंग वैन डर वेल इक्वेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा है। पहले मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जो रियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है P+n² A/V², V - NB = nRT। यहाँ पर A और B कांस्टेंट होता है, P प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है TC = 8A/27 RB। और ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर को हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते, भले ही आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो। तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। TC = 8A/27 RB। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला VC = 3B होगा। क्रिटिकल प्रेशर बराबर होगा A/27B²। और ITC/PVC = 8/3। जितने भी मैंने लिखवाए यहाँ पर, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आप बॉयल टेम्परेचर ध्यान रख सकते हैं, TB = 8/RB। रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस एट बॉयल टेम्परेचर। और इन्वर्स टेम्परेचर जूल थॉम्सन इफेक्ट में हम पढ़ते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है TI = 2A/RB। अगर टेम्परेचर इन्वर्स टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हीटिंग होती है, और अगर टेम्परेचर T इन्वर्स से कम है तो वहाँ पर कूलिंग होती है, जूल थॉम्सन इफेक्ट में। रिड्यूस टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है TR = T/TC। तो एक ही चीज़ से, एक ही क्वेश्चन से हमने काफ़ी सारा फॉर्मूला डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें जाए तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर से रिलेटेड है। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी और स्टीफन लॉ। इन सब में से कौन सा सही होगा इवेपोरेशन के लिए? तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्टीफन्स लॉ। स्टीफन लॉ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है वो भी एक तरह से हीट रेडिएशन की तरह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइजनहर्श एक्सपेरिमेंट वैक्स पेस्टेड ऑन आयरन एंड सिल्वर रोड मेल्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 10 सेंटीमीटर। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज टेकन एज I, देन द थर्मल कंडक्टिविटी आयरन की कितनी होगी आपको बताना है। देखो, इसको पहले समझ लेते हैं। जो ये आइजनहर्श एक्सपेरिमेंट है, ये थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करने के काम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल की रोड को लेकर के उस पर वैक्स लगा करके इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर हीट रहती है, तो ये देखते हैं कि जो वैक्स है वो कितना पिघल रहा है, मतलब किस लेंथ तक पिघल रहा है। तो इसमें जो K होता है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी, वो डायरेक्टली लेंथ के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। या फिर हम कह सकते हैं K/L² कांस्टेंट होता है, या K1/L1 का स्क्वायर बराबर होगा K2/L2 के स्क्वायर को। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल है, एक आयरन और एक सिल्वर। तो मैंने आपको क्या बताया कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर होता है, या फिर K/L² कांस्टेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि K/L² किसके लिए? आयरन के लिए बराबर होगा K/L² किसके लिए? सिल्वर के लिए। तो यहाँ पर हम सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी लेंगे और यहाँ पर आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर आयरन की लेंथ और यहाँ पर सिल्वर की लेंथ। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज टेकन एज I, देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन कितनी होगी, यानी थर्मल कंडक्टिविटी निकालने में आयरन की। तो देखो, यहाँ पर L का स्क्वायर है, तो K ऑफ आयरन इक्वल टू हो जाएगा L ऑफ आयरन अपॉन में इसका स्क्वायर अपॉन में L ऑफ सिल्वर का स्क्वायर इनटू में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो ये तो हमें I गिवन है,
इनटू में। लेंथ ऑफ आयरन कितनी है, तो यहाँ पर बोला है एक्सपेरिमेंट वाज वेक्सेड आयरन एंड सिल्वर रोड मेल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 10, यानी आयरन के लिए जो डिस्टेंस होगा वो रहेगा 4 और सिल्वर के लिए जो डिस्टेंस होगा वो रहेगा 10, और इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 0.4 का स्क्वायर इनटू में आई, या फिर इसका आप 0.4 का मतलब हो गया 0.16, मतलब इसका स्क्वायर करोगे 0.16 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी आएगी आयरन की वो 0.16 होगी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ जो दूसरा मटेरियल यानी कि सिल्वर की। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टू 100 डिग्री एंड देन अलाउड टू कूल, विच कर्व शोन इन फिगर सो कूलिंग, मतलब इनमें से कौन सा कूल हो रहा है वो आपको दिखाना है। तो देखो इसमें हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ही कोई चीज़ उतनी ही तेज़ी से ठंडी होगी। ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, more rapidly the heat is transferred, that is more rapidly the body temperature of the body changes, and Newton's law of cooling formula होता है T equal to Ts plus T naught minus Ts, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। मतलब कि अगर कोई बॉडी जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतना तेज़ी से कूल डाउन होगी। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और जबकि गर्मियों में उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हीट भी काफ़ी तेज़ी से फ्लो करती है, काफ़ी ज़्यादा हीट जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप ग्राफ देखो तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना चाहिए टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर टाइम है, तो इसमें जो सही ग्राफ होगा वो होगा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। तो इसमें हमें ग्राफ भी ध्यान रखना है। अब देखो इसमें टी क्या टाइम है, टी ऑफ टी है टेम्परेचर किसी गिवन टाइम पर, टी एस सराउंड का टेम्परेचर है और टी नोट है इनिशियल टेम्परेचर के कांस्टेंट है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ बिटवीन द वेवलेंथ एंड द एनर्जी एमिटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाय ब्लैक बॉडी इज शोन इन फिगर। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड, तो आपको बताना है मैक्सिमम जो पी होगा वो क्या राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्या होगा ऊपर नीचे क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्टीफेंस लॉ होता है कि एनर्जी जो है रेडिएटेड एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर के पावर 4 पर डिपेंड करता है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो एक बात तो श्योर है कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब गोज डाउन को तो हम रहने देते हैं, रेज्ड अप होगा। अब रेज्ड अप किस तरफ होगा ये समझते हैं, सिर्फ शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट या शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अब इसके लिए हम लगाएंगे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि कहते हैं लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, या फिर लैम्डा एम जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो लैम्डा मैक्सिमम होगा जिस पर मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा होगा वो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लैम्डा एम डिक्रीज होगा। जब लैम्डा एम डिक्रीज होगा तो इसका जो पीक होगा मतलब मैक्सिमम रेडिएशन वाली जो वेवलेंथ होगी वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये लैम्डा एम जो होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि पी ऊपर तो जाएगा लेकिन लेफ्ट की तरफ ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर आपको पीक मिलेगा लेफ्ट और ऊपर। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट एंड रेज्ड अप। तो दो लॉ इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर बताया कि किस तरह से ये लेफ्ट और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी दिस टेम्परेचर इज 1.05 इंटू 10 की पावर, मतलब मैं इसको लेट ई बोल रहा हूँ। तो ये जो ई है ये है 1 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर सेकेंड, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, यानी कि होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक तरह से इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। अब पूछा है कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा अगर हमारे पास इतनी एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो देखो इसमें अगेन मैं स्टीफेंस लॉ लगाऊंगा जो कि कहता है कि जो इंटेंसिटी होगी वो टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब E1/A2 बराबर होगा T1/T2 की पावर 4 पर।
अब मैं कंडीशन को इसको T1 मान लेता हूँ और मान लेता हूँ T2 हमें फाइंड करना है। ये हमारी एनर्जी E1 हो जाएगी और ये एनर्जी E2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेम्परेचर T2 निकालना है। तो ये सब वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5, 1 इंटू 10 की पावर 5। E2 है 16 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर T1 कितना है, वो है 400 अपॉन T2 हमें फाइंड करना है। इसकी पावर हो गई कितनी 4। 10 की पावर 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो 1/16 को मैं 2 की पावर 4 भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आगे 1/2 की पावर 4 इक्वल टू 400 अपॉन T2 की पावर 4। अब दोनों तरफ पावर 4 है, तो अगर आप इसको पावर को रिमूव करेंगे तो 1/2 बराबर किसके आ जाएगा 400 अपॉन T2 के। हमें T2 टेम्परेचर निकालना है तो वो जाएगा 400 इंटू में 2 यानी कि 800 केल्विन टेम्परेचर मिलेगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिमिलर लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस एफ। अब ये प्लस एफ का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस रहे होंगे, क्योंकि कॉन्केव की तो फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी एक्स है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी नेगेटिव। अब ये पूछ रहा है कि एक्स की कितनी वैल्यू होगी सच दैट की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आए। देखो अगर आप फॉर्मूला देखो, जैसे मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में f1 प्लस 1 में f2 माइनस d अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ दी बोथ फोकल लेंथ। तो ये मेन फॉर्मूला होगा जब दो थिन लेंस एक दूसरे से d सेपरेशन की दूरी पर होगा तब के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर दोनों लेंस की फोकल लेंथ सेम है, तो 1/f इक्वल टू कितना, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/f प्लस 1/f माइनस डी अपॉन में एफ का एफ लिख सकते हैं, और इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर E2 अपॉन में एफ माइनस डी अपॉन में एफ का स्क्वायर। लेकिन जो डी है वो अपन हमें गिवन कितना एक्स, तो मैं ये डिस्टेंस एक्स है तो डी की जगह पर एक्स लिख रहा हूँ अपॉन में एफ का स्क्वायर इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो आ जाएगा एफ का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2f माइनस एक्स। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो f की वैल्यू यानी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी f का स्क्वायर अपॉन में 2f माइनस का x। अब इसने पूछा था जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो कब नेगेटिव आएगी। देखो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो f की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब ये वैल्यू नेगेटिव हो। अब ये नेगेटिव वैल्यू कब होगी, तो इसका मतलब ये 2f माइनस एक्स नेगेटिव तब आएगा जब 2f माइनस एक्स की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू 0 से कम हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2f की वैल्यू कम होनी चाहिए x से, या ये भी कह सकते हो कि x की वैल्यू 2f से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन सब में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3 यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 2f से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडिया ऑन आइदर साइड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग ऑफ रेडियस r इज μ1 एंड μ2। आपको बताना डिस्टेंस ऑफ अपलैंटिंग पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितना होगा। देखो इसके लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये होता है μ1 अपॉन μ2 इंटू में r और μ2 अपॉन μ1 इंटू में r। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3।